डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास की फिजिक्स चल रही है और नाइन्थ क्लास की फिजिक्स में हम ग्रेविटेशन चैप्टर कर चुके हैं, फोर्स एंड एनर्जी वाला चैप्टर कर चुके हैं। अब एनर्जी का एक फॉर्म होता है साउंड, हम उसकी बात करते हैं। आपको बताया था कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो कहता है कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, क्रिएट भी नहीं की जा सकती और डिस्ट्रॉय भी नहीं की जा सकती। तो उसी फॉर्म में जब हम किसी दो चीज को आपस में टकराते हैं तो साउंड क्रिएट होती है और साउंड भी एक तरह की एनर्जी है। ठीक है, उस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक्स जरूर निकाल लें साथ में और आप देखें। जो साउंड होती है वो उसके बारे में हम देखते हैं भाई। ठीक है, दो यहां पे चैप्टर नंबर है आपका 11, चैप्टर नंबर 11 नाम है साउंड। तो एज द नेम सजेस्ट साउंड, चैप्टर का नाम साउंड है तो हम साउंड में ही साउंड का ही डिस्कशन कर रहे हैं। तो साउंड एक एनर्जी की फॉर्म है। ठीक है, और एनर्जी कब होती है? एनर्जी के अगर किसी चीज में होती है तो उसमें पावर होती है कुछ वर्क डन करने की। ठीक है, उसी की जब वर्क डन किसी चीज पे होता है तब समझ लो कि एनर्जी क्रिएट हो रही है यहाँ पे, और वो एनर्जी है साउंड की फॉर्म में। ठीक है, ये जो वर्क हुआ है ये एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है साउंड की फॉर्म में। वर्क डन क्यों होता है? किसी एनर्जी की वजह से होता है, और जब वर्क डन हो जाता है तो वो किसी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ऐसे हम अगर क्लैपिंग करते हैं तो हमारे हाथों के टकराने की आवाज से एक साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, वैसे ही अगर हम हवा में कुछ ऐसे डंडी से ऐसे कुछ करेंगे तो आपको एक साउंड सुनाई देगी। ऐसे तेज डंडी अगर घुमाएंगे तो भी हवा के टकराने की साउंड आपको सुनाई देगी। ठीक है, वैसे ही जब मैं बोल रहा हूं तो मेरे वोकल कॉर्ड आपस में टकरा रहे हैं, हवा के साथ कॉम्बिनेशन बनाकर कुछ साउंड्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसे ही संसार की, ब्रह्मांड की सभी साउंड्स होती हैं, और कुछ साउंड हमें सुनाई देती हैं, कुछ साउंड हमें सुनाई नहीं देती हैं। जो साउंड 20 हर्ट्ज से ज्यादा की होती हैं और 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक उनकी रेंज होती है। 20 हर्ट्ज से ज्यादा और 20,000 हर्ट्ज से कम, ये रेंज है उसकी साउंड की। वो साउंड हमें सुनाई देती हैं। इससे ज्यादा और इससे कम की रेंज की साउंड हमें सुनाई नहीं देती हैं। जैसे जो चमगादड़ होते हैं रात को घूमते हैं वो भी साउंड क्रिएट करते हैं, लेकिन वो हमें सुनाई नहीं देती क्योंकि वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की साउंड क्रिएट करते हैं। ऐसी साउंड जो 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा हो उनको अल्ट्रा साउंड कहते हैं। ऐसी साउंड जो 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा हो उनको अल्ट्रा फ्रीक्वेंसी की साउंड कहते हैं। अब मैंने कुछ वर्ड्स यूज किए हैं आपको, हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ठीक है, तो इन सब भी वर्ड्स को हम जानेंगे। जान लेते हैं कि साउंड हवा में ट्रेवल कैसे करती है। तो हवा में सबको पता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, हवा के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अब हवा में ट्रेवल करती है का क्या मतलब है? जब मैं बोल रहा हूं तो साउंड ट्रेवल कर रही है, मतलब क्या हवा में साउंड जा रही है? हाँ, हवा में साउंड जाती है। जो हमारे जो कान है उसके अंदर एक पर्दा लगा होता है, उस पर्दे से जाकर टकराती हैं, उस पर्दे में कंपन होते हैं और हमारे दिमाग में वो सिग्नल भेजता है और दिमाग जो है उस साउंड को समझ जाता है। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया है, इसको आपने समझना है, कान वाली भी। और बात करते हैं कि साउंड, और क्या साउंड एक वेव है? हाँ, साउंड भी एक वेव है। क्या लाइट भी एक वेव है? हाँ, लाइट भी एक वेव है। लेकिन साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए आपको मीडियम की जरूरत पड़ती है। साउंड के प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, लेकिन लाइट को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। प्रोपेगेट मतलब आगे जाना, प्रोपेगेट मतलब पास होना किसी चीज के अंदर से, उसके लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। लाइट जो है वो बिना मीडियम के भी वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है। जो सन के पास का एरिया है वहां तो कोई एयर है नहीं, तो वो जो लाइट है वो यहां तक कैसे पहुंचती है? वैक्यूम से आती है यहां पे। तो इसका मतलब लाइट वैक्यूम से गुजर सकती है। और जो साउंड है, अगर कोई बंद कमरा हो, ठीक है, उसकी सारी एयर को बाहर खींच लिया जाए और उसमें कोई स्पीकर लगाया जाए तो हमें साउंड नहीं सुनाई देगी।
क्यों नहीं सुनाई देगी? क्योंकि साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। मीडियम कैसा हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, सभी टाइप के मीडियम हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको साउंड अलग अलग प्रकार की सुनाई दे, बहुत किसी में बहुत तेज, किसी में बहुत कम, लेकिन आपको साउंड सुनाई देगी। तो आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, या फिर कहें कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो खेलते हैं। कैसे? 2 ग्लास ले लेते हैं, जो जूस वाले ग्लास होते हैं, कागज वाले अच्छे रहते हैं, या फिर प्लास्टिक वाले भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 2 ग्लास ले लिए, ठीक है, उनको इस प्रकार से उल्टा पकड़ा और यहाँ पे एक छेद किया और यहाँ से एक धागा गांठ मार के उसमें बांध दिया। दूसरे ग्लास को दूसरी तरफ मुंह किया और यहाँ पे वो धागा हमने बांध दिया, ठीक है। जब एक बच्चा यहाँ से बोलता है, कुछ भी साउंड प्रोड्यूस यहाँ से प्रोड्यूस करता है, साउंड इसके अंदर जाता है, और दूसरा बच्चा यहाँ पर कान लगाकर सुनता है उस साउंड को, ये ईयर है, वो ईयर लगा के सुनता है, तो यहाँ से हमें साउंड सुनाई देती है, यहाँ से साउंड प्रोपेगेट करती है। और इस धागे से होती हुई अगर हम धीरे से भी बोलेंगे और वो बंदा अगर समझो कि काफ़ी मीटर दूर खड़ा है, तो भी उस बंदे को वो साउंड सुनाई देती है, क्योंकि वो साउंड कहाँ से ट्रेवल कर जाती है? इस धागे से ट्रेवल करके वहाँ तक पहुँच जाती है। सॉलिड की प्रॉपर्टी है कि सॉलिड के अंदर साउंड जो होता है वो बहुत तेजी से प्रोपेगेट करता है और बहुत साफ सुनाई देता है, साफ साफ सुनाई देता है, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। और ये आपकी साउंड का एग्जाम्पल है। अब साउंड कैसे चलती है? यहां से जाने के बाद अब मैं कहूं कि यहां पे एक स्पीकर रखा है, ठीक है, ये मान लो एक स्पीकर है, यहां से साउंड आती है, वेव्स आती हैं, जैसे ये हवा के पार्टिकल हैं, हर तरफ देखोगे तो हवा के छोटे छोटे पार्टिकल रहते हैं। जैसे ही साउंड की वेव इसमें से निकलेगी, हवा के पार्टिकल से टकराएगी और हवा के पार्टिकल एकदम कंप्रेस हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ एकदम धक्का मारती है, तो अगर मैं कोई फोम का गद्दा लूं और उस पर ऐसे धक्का मारूंगा तो वो देखोगे आप पिचक जाएगा, ठीक है। लेकिन हवा में एक बार तो यहाँ पे पिचकाव हो गया, एक बार तो ये एक साथ पास हो जाते हैं, लेकिन इनको आगे जाने के लिए जगह होती है, इसलिए फिर ये क्या करते हैं, ये वाले पार्टिकल यहां पे धक्का मारेंगे। अब ये जो पार्टिकल है इस पे धक्का मारेंगे, तो ये वाले पार्टिकल फिर से ऐसे एक साथ पास हो जाएंगे और ये वाले पार्टिकल फिर से दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे चलता रहता है, एक बार दूर होते हैं, फिर बिल्कुल पास होते हैं, फिर बिल्कुल पास होते हैं। तो आपको ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लेनी है। ये क्या है? एक स्पीकर है, ठीक है, और ये क्या है? एक कंप्रेशन और रिलैक्सेशन। जहां पर एयर के पार्टिकल बहुत पास होते हैं उसको बोलते हैं कंप्रेस हो गया एयर, और उस चीज को क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। कंप्रेस का मतलब ऐसे दबाना, और रिलैक्सेशन का मतलब क्या होता है? दूर जाना, रिलैक्सेशन, ठीक है। या फिर उसको बोलते हैं रेयरफेक्शन, ठीक है। यहां पे दूर रहते हैं, रिलैक्सेशन की बजाय आप लिखो रेयरफेक्शन। जो पार्टिकल्स होते हैं एयर के वो अब रेयर हो गए, मतलब दूर हो गए, ठीक है। रेयरफेक्शन, ये वाला जो है वो है रेयरफेक्शन। तो ऐसे हवा में ये साउंड जो है वो प्रोपेगेट करती रहती है। अब इसको कॉपी पे दिखाने के लिए, साउंड तो ऐसे प्रोपेगेट करती है, अब इसको कॉपी पे दिखाने के लिए, बोर्ड पे समझाने के लिए मैं एक ग्राफ बना लेता हूं। अब ग्राफ में आपको पता है एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पे हमें कुछ शो करना होता है, जैसे हम टाइम वेलोसिटी का ग्राफ बनाते थे तो हम जो वेरिएबल बहुत ज़्यादा वेरी करता था उसको एक्स एक्सिस पे लेते हैं, और जो कम वेरी करता है उसको हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। तो टाइम वेलोसिटी ग्राफ में अगर हम देखेंगे तो टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा बदलता है और वेलोसिटी कम बदलती है, इसलिए वेलोसिटी को स्ट्रेट लेते थे। अब आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो हम ग्राफ बनाएंगे ये किस किस के बीच में बनाएं? तो भाई ये जब साउंड ट्रेवल करती है तो वो प्रेशर लगाती है, ठीक है। कितना प्रेशर होगा, कितना प्रेशर ज़्यादा होगा उतना ही उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा,
ठीक है, उसका ही उतना ही उसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे ग्राफ जो है वो ज़्यादा बनेगा। ठीक है, अब वो हम आपको दिखाते हैं कि जब साउंड कोई व्यक्ति बोलता है तो एयर के ऊपर जाकर टक्कर लगती है। जितना जोर से बोलेगा साउंड, जोर से बोलेगा तो एयर के पार्टिकल उतने ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, मतलब प्रेशर उतना ज्यादा हाई हो जाता है। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो रहेगा, एक तरफ प्रेशर लग रहा है, ठीक है, तो मैं प्रेशर के बीच में ग्राफ बनाता हूं और मैं ये देखता हूं जितना ज्यादा प्रेशर लगेगा ना उतनी ही दूर तक वो साउंड ट्रेवल करेगा, मतलब डिस्टेंस। तो यहां पे मैं ले लेता हूं डिस्टेंस। आपको समझ आ गया होगा प्रेशर और डिस्टेंस का रिलेशनशिप अब यहां पर क्या है। तो जब मैं धीरे धीरे बोलना शुरू किया और प्रेशर चला गया इतना हाई, ठीक है, तो एक बार हाई जाने के बाद आपको पता है कि रेयरफेक्शन भी होता है। एक बार तो कंप्रेस हो जाएंगे, प्रेशर लगेगा, लेकिन फिर ये यहां से हटकर आगे धक्का लगाएंगे तो ये तो रिलैक्स हो जाएंगे, यहां पे रेयरफेक्शन हो जाएगा और अब यहां पे प्रेशर लगेगा, फिर ये रिलैक्स हो जाएंगे, फिर थोड़ा सा आगे प्रेशर लगेगा। तो ये तो हो गया आपका जब जो प्रेशर लग रहा है तो कंप्रेशन हुआ। अब ये नीचे जब ग्राफ जा रहा है तो इसको समझो कि ये रेयरफेक्शन हो रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है, फिर ये नीचे, ऐसे आपका ग्राफ बनता है। और ये जो ग्राफ है इसमें हमारी एक वेव बन रही है, इसको बोलते हैं साइन वेव। ठीक है, इसका फुल फॉर्म अगर साइन का लिखो तो साइनोसॉइडल वेव होती है, साइनोसॉइडल वेव होती है। सबको समझ में आ गया होगा। ये एक एरो लगा दो, इसको एक्स एक्सिस लिख सकते हो, इसको वाई एक्सिस लिख सकते हो। तो देखो भाई, जब प्रेशर ऊपर की तरफ लगता है, प्रेशर है ये, और यहां पे क्या होगा फिर एवरेज प्रेशर, यहां पे क्या होगा, ये प्रेशर ऊपर की तरफ लग रहा है, ये प्रेशर जब कम हो रहा है तब लग रहा है, तो बीच में क्या होगा एवरेज प्रेशर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं AVG एवरेज, PRESSURE प्रेशर। ठीक है, अब यहां से यहां तक का जो इसका ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। मैं ए लिख देता हूं, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। इसको भी क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं इस डिस्टेंस को। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है इसको क्रस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रस्ट। और ये जो नीचे वाला पॉइंट है इसको ट्रफ बोलते हैं, TROUGH। और ऊपर वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, क्रस्ट। तो अब देखो भाई, जो दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस होता है ना, ये जो डिस्टेंस होता है ना, सॉरी, ये जो डिस्टेंस है इसको वेवलेंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेव की लेंथ, और उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं लैम्डा इज इक्वल टू वेव का लेंथ। ठीक है, वेव का लेंथ, लैम्डा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लैम्डा वर्ड से। तो दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो लैम्डा होता है, उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। या फिर दो ट्रफ के, ये भी क्या है, ट्रफ, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, इसको भी लैम्डा ही कहते हैं। डिस्टेंस है ये इनके बीच का, क्या है, डिस्टेंस। तो ये आपको वेवलेंथ पता लग गई। वेवलेंथ की डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और टू ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ दैट वेव। अब वेवलेंथ की बात तो हो गई। अब मुझे बताओ कि ये वेवलेंथ जो है इसका टाइम पीरियड कितना होगा, वेव का टाइम पीरियड कितना होता है। टाइम पीरियड कहते किसे हैं, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, इसको टी से डिनोट किया जाता है। किस चीज का टाइम पीरियड है ये, तो देखो मान के चलो कि ये पूरी है ना, यहां से लेके यहां तक एक वेव है। ठीक है, ये जो है यहां से लेके यहां तक एक वेव है, एक वेव, फिर यहां से लेके यहां तक दूसरी वेव, फिर यहां से लेके यहां तक तीसरी वेव, और ये पूरी नहीं है, अगर पूरी होती तो ये यहां पे चली जाती, यहां से यहां तक की आपकी तीसरी वेव, एक दो ऐसे ही तीन, ऐसे ही चार। तो इसमें चार आपकी
जो है वेव के हमने पार्टीशन किए हैं। ठीक है, तो टाइम पीरियड किसे कहते हैं कि देखो भाई ये जो पार्टीशन हुआ है ना, ये जो देखोगे ना आप, ये जो डिस्टेंस है ये बराबर है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस जो है ना बराबर है। तो एक वेव का जो डिस्टेंस है ना, देखो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है और इसको हम लैम्डा बोलते हैं। एक वेव का डिस्टेंस कितना है? लैम्डा। ठीक है, जो क्रस्ट और क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस है वो भी कितना है? लैम्डा। तो इस वेव की लेंथ है ये जो लैम्डा है ना, इस वेव की लेंथ है। तो मैं कहूंगा कि अगर ये वाली वेव इस पॉइंट से पास होगी जब, ठीक है, कैसे चलेगी? ऐसे चलेगी ऊपर की तरफ, फिर ये खिसकती जाएगी, नीचे आती जाएगी और ये जो है ऊपर। तो इस पॉइंट से जब ये वेव पास होगी तो कुछ ना कुछ टाइम लेगी। तो एक वेव जब एक पॉइंट से पास होने में जो टाइम लेती है उसको, उस वेव का टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, द टाइम टेकन बाय ए वेव टू पास थ्रू ए पॉइंट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द वेव। टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। समझ आ गया? अब मुझे बताओ भाई, ये तो वेव सबको समझ में आ गई। अब मुझे बताओ कि ये टाइम पीरियड हमें पता लग गया भाई। ठीक है भाई, टी टाइम लेती है, एक वेव पास होने में टी टाइम लेती है और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है? लैम्डा। ठीक है, तो मुझे इसकी स्पीड बताओ, वेव की स्पीड क्या होगी? टी बाय लैम्डा। ये क्या होगी इसकी स्पीड? क्या होगी स्पीड? सॉरी, लैम्डा बाई टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो ये डिस्टेंस, ये क्या आ गई? स्पीड आ गई। अब मुझे कोई बताएगा, ये तो हमने स्पीड निकाल दी, अब मुझे बताओ कि एक सेकंड में कितनी इस वेवलेंथ की कितनी वेव पास हो जाएंगी। तो मैं कहूंगा कि एक सेकंड में वेव जितनी पास होंगे ना, एक सेकंड में, वो कैसे पता लगेगा? वो पता लगेगा एक सेकंड से इस टाइम को डिवाइड कर दो, एक वेव के टाइम को डिवाइड कर दो, वो कितना है? टी। तो इसको कैसे लिखते हैं? इसको बोलते हैं न्यू। क्या है ये? न्यू। हिंदी में लिख रहा हूं न्यू। न्यू इज इक्वल टू एक सेकंड अपॉन टी। और इसी चीज को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। कि भाई एक सेकंड में कितनी वेव ट्रेवल कर रही है, वही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब यहां पे देखो, स्पीड का फॉर्मूला क्या आया था? लैम्डा इंटू टी। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? लैम्डा इंटू में 1/t, और 1/t किसके बराबर होता है? न्यू के। न्यू क्या होती है यहाँ पे? लैम्डा इंटू में न्यू। तो स्पीड किस में आ गई? अगर मैं v से स्पीड को डिनोट करूं तो ये फॉर्मूला बन रहा है भाई, देखो, लैम्डा इंटू में न्यू। और लैम्डा क्या है यहाँ पे? वेव की लेंथ। क्या है? वेव की लेंथ। और ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ठीक है भाई, अब आगे करते हैं। वो हमने फ्रीक्वेंसी निकाल लिया है। तो ये जो मोटा मोटी आपका जो चैप्टर है ना, इसी के बारे में है। ये फ्रीक्वेंसी में हमने जानना है। ठीक है, अब ये जो साउंड चैप्टर है ये काम कहाँ पे आएगा आपको? अगर आप साउंड इंजीनियरिंग में चले जाओगे, ठीक है, तो आपको अलग अलग टाइप की साउंड के इफेक्ट्स, उनके एप्लीकेशंस के बारे में जानने के लिए ये बेसिक चैप्टर आपका 9th क्लास में दिया जाता है। फिर आप अगर हायर क्लासेस में जाओगे, 12th में, 11th में, तो थोड़े थोड़े पार्ट वहाँ पर आते हैं। फिर आप इससे इंजीनियरिंग में भी आगे जाके एक सेपरेट ब्रांच हो जाएगी साउंड की, आप उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। ये आपको एप्लीकेशन पार्ट बता रहा हूँ कि पढ़ने का फ़ायदा क्या है। दूसरी चीज़, अब देखो, जो जैसे सोनी की कंपनी है, सोनी एरिक्सन वगैरह, ये फ़ोन बनाते हैं, उनके स्पीकर बनते हैं, या फिर अलग अलग टाइप के स्पीकर बना रहे हैं, वूफर बना रहे हैं, साउंड के कुछ मॉड्यूल बनाते हैं। ठीक है, डिजिटल साउंड क्रिएट कर रहे हैं। तो उस सब में जो है आपको इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी रहेगा। तो उस चीज़ में ये काम आएगी आपके। अब आगे देखें तो
एक बात बताओ मुझे कि इको क्या होता है भाई। इको, जब आप पहाड़ों में जाकर कुछ बोलते हो, किसी का नाम लेते हो, ठीक है, तो वो नाम आपको वापस सुनाई देता है, उसको क्या कहते हैं, इको। लेकिन जब आवाज गूंजती है ना, पूरा नाम वापस नहीं सुनाई देता, लेकिन जब आप आवाज गूंजती है, ठीक है, सिर्फ गूंज रही है, एक छोटा सा पार्ट जो है उसका दोबारा सुनाई दे रहा है, पूरी चीज सुनाई नहीं दे रही। जैसे किसी बंद कमरे में आवाज अब अगर गूंजेगी तो छोटा सा पार्ट सुनाई देता है उसका, तो उसको रेवर्बरेशन कहते हैं, ठीक है। एक को कहते हैं इको और दूसरे को कहते हैं रेवर्बरेशन। इको और रेवर्बरेशन। इको में आपको आवाज जो है वो रिपीट होती है, ठीक है, और इसमें आवाज के साथ क्या होता है, आवाज रिपीट नहीं होती। रेवर्बरेशन में आवाज रिपीट नहीं होती। ये क्या छोड़ती है, ट्रेल छोड़ती है, ठीक है। इट जस्ट लीव्स मतलब छोड़ना, LEAV, लीव्स ए ट्रेल। जो उसका लास्ट पार्ट होगा ना वो आपको सुनाई देगा। तो अगर आपसे इको और रेवर्बरेशन कोई पूछ ले तो आप ये बेसिक बात लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे लाइन खींच के डिफरेंस बता देना, उतना ही आपके लिए काफ़ी है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं आपको। इसमें और क्या है भाई, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, वो देखना है हमें अभी, और हमें देखना है प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, हम देख चुके हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है वो देखो भाई। अगर ये वाला बोर्ड वाला प्लेन है, ठीक है, प्लेन क्या होता है, कोई भी, जैसे मैं कहूं कि यहां से लेकर यहां तक इनफाइनाइट प्लेन आप काट सकते हो, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे। और अगर वर्टिकल में देखोगे तो वर्टिकल में एक ही प्लेन है बोर्ड पे। तो अगर साउंड कोई यहाँ पे सोर्स है छोटा सा और वहां से कोई साउंड आ रही है और यहाँ पे टकराती है, यहाँ पे मैंने कुछ लगा दिया बोर्ड टाइप, फिर मार्कर रख दिया, साउंड आ रही थी, टकराई, तो आप देखोगे कि ये जो एंगल बन रहा है ना यहाँ पे, इसके जो अगर इस पे एक वर्टिकल लाइन खींच दी जाए तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, रिफ्लेक्शन के बाद जो साउंड जाएगी वो भी इसी एंगल से जाएगी। ये चीज बताने की कोशिश की गई है कि साउंड जो है वो इक्वल एंगल बनाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, फ्रॉम परपेंडिकुलर, ठीक है, विद परपेंडिकुलर, फ्रॉम के बजाय विद परपेंडिकुलर। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मेक्स इक्वल एंगल ऑन बोथ द साइड्स ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द सरफेस, ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आप ऐसे इसका डेफिनेशन बना सकते हो। बना के डेफिनेशन लिखने हैं, समझ के लिखने हैं, ठीक है। तो आपने वो पार्ट देख लिया है इको वाला, और आपको वेवलेंथ समझ में आ गया, आपको फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया। अब इसके न्यूमेरिकल जो हैं वो हम अगले चैप्टर में देखेंगे, वहाँ पे आपके मोस्टली क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखना। आज के लिए इतना ही।